नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 18 सितंबर, दिन शनिवार। मैं आपके साथ अनुराधा। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। पेट्रोल डीजल से राहत नहीं, जीवन रक्षक दवाएं हुई सस्ती। जस्टिस राजेश बिंदल होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षक गिरोह ने जाली दस्तावेजों से भर्ती कराए 100 से अधिक शिक्षक, यूपी एसटीएफ ने किया पर्दाफाश। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी तय करने के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। गंदे नालों की सफाई में अब प्रयोग होंगे पानी वाले पौधे। नदियों को साफ रखने के लिए यूपी सरकार की नई योजना। और अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ज्यादातर राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुए। वहीं कोरोना व कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं समेत कुछ अन्य जीवन रक्षक औषधियां अब सस्ती होगी। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केरल हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर यह मुद्दा काउंसिल के विचारार्थ रखा गया था। बैठक में ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर असहमति जताई है, यह कहते हुए कि यह इसके लिए उचित समय नहीं है। हम केरल हाई कोर्ट को काउंसिल की भावना से अवगत कराएंगे। पेट्रोल व डीजल पर अभी केंद्र टैक्स लेता है। केंद्र के टैक्स लगने के बाद राज्य इस पर वैट लगाकर उसे वसूलते हैं। राज्यों को लगता है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर उन्हें राजस्व का नुकसान तो होगा ही, कर वसूलने का अधिकार भी उनके हाथ से छिन जाएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी घटा दिया जाए। अब इन दवाओं पर 12 से घटकर 5% जीएसटी लिया जाएगा। इसी प्रकार सभी तरह के पेन पर 18% जीएसटी होगा। बायोडीजल पर जीएसटी 12 से घटकर 5% की गई है। वहीं पौष्टिकता से भरपूर फोर्टिफाइड चावल पर 18 से 5% जीएसटी किया गया। रेलवे लोकोमोटिव पार्ट्स पर 18% जीएसटी लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के कंपोनेंट पर 12% जीएसटी होगा। वहीं आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट पर 18% जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश के चौना मैन, बिहार के उप मुख्यमंत्री राजकिशोर प्रसाद, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, गुजरात के नितिन पटेल, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, मणिपुर के युमनाम जोय कुमार सिंह और त्रिपुरा के जिष्णु देव शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा कई राज्यों के वित्त या मुख्यमंत्री की ओर से नामित मंत्री भी शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार ने एक देश एक दाम के तहत पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया था। इसी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में उत्तर प्रदेश की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इंफोर्समेंट और तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। समय के साथ कानूनों में आवश्यक परिवर्तन स्वाभाविक है। आम लोगों के जनजीवन को आसान बनाने के लिए नियमों एवं कानूनों में संशोधन व परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के बाद बेहतर प्रदर्शन किया है। बैठक से पहले ही उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संकेत दिया था कि वह पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, compensation was to be paid
और वो कानूनन 5 साल के लिए ही पे करना था, पे कर रहे हैं अभी, और वो 5 साल खत्म हो रही है जुलाई 22 को। एक अश्योर्ड लेवल ऑफ रेवेन्यू स्टेट्स को प्रॉमिस किया गया था। उस अश्योर्ड रेवेन्यू में अगर आपके सेल्फ कलेक्शन में कमी होती है, उस कमी को भरपाई करने के लिए ये कॉम्पनसेशन आता है, नुकसान की बात नहीं है। आई जस्ट वांट टू बी क्लियर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के केंद्र पर कार्यरत जस्टिस राजेश बिंदल का नाम फाइनल हो गया है। 26 जून से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्यमंत्री न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी कार्यरत हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से पहले जस्टिस राजेश बिंदल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पंजाब और हरियाणा में लगभग 80,000 मामलों का निस्तारण किया। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय अपहरण विधेयक 2016 के नागरिक पहलुओं के अध्ययन करने के लिए सिफारिशों और मसौदों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने पंजाब और हरियाणा में लगभग 80,000 मामलों का निस्तारण किया। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय आने से पहले वह कंप्यूटर समिति, एरियर्स समिति सहित अन्य कई समितियों का नेतृत्व कर रहे थे। हाई कोर्ट के 5 चीफ जस्टिस का तबादला करने के साथ ही खाली पदों पर नई तैनाती का भी शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस अकील कुरैशी को राजस्थान हाई कोर्ट, जस्टिस इंद्रजीत महंते को त्रिपुरा हाई कोर्ट तथा जस्टिस विश्वनाथ सोमद्र को सिक्किम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को कोलकाता हाई कोर्ट और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षक खुद गिरोह बनकर जाली दस्तावेजों व सॉल्वर गैंग की मदद से बड़ा खेल कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में लगातार फर्जी शिक्षकों की न सिर्फ भर्ती कराई जा रही है, बल्कि प्रयागराज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी सत्यापन तक कराए जा रहे थे। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने ऐसे एक बड़े गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न जेलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 100 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करा चुका है। अब उसकी निगाह इसी वर्ष हुई टीजीटी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में धांधली करने की थी। एसटीएफ अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के लिपिक नरेंद्र कन्नौजिया समेत कई फर्जी शिक्षकों की तलाश कर रही है। सरगना रामनिवास के खाते में 19 लाख रुपए फ्रीज भी कराए गए हैं। एसटीएफ ने लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र स्थित पिकअप तिराहे के पास से शुक्रवार को फिरोजाबाद निवासी राम निवास उर्फ राम भैया, आगरा निवासी रविंद्र कुमार उर्फ रवि तथा गाजियाबाद निवासी संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के सीईओ प्रमेश कुमार शुक्ला के अनुसार गिरोह का सरगना राम निवास वर्ष 2013 में फर्जी दस्तावेजों की मदद से देवरिया के एक जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती हुआ था, लेकिन बाद में त्याग पत्र दे दिया था। उसका साथी रविंद्र कुमार देवरिया के बनकटा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी शिक्षक है। तीसरा साथी संजय सिंह दिल्ली स्थित डाटा सॉफ्ट कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है। तीनों शुक्रवार को लखनऊ में टीजीटी पीजीटी परीक्षा का रिजल्ट बनाने में शामिल एक कंपनी के कर्मचारी से मिलने आए थे। तीनों के बयानों के आधार पर संबंधित कंपनी व उसके कर्मी के बारे में भी छानबीन की जा रही है। रामनिवास से पूछताछ में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवरिया में शिक्षक की नौकरी हासिल कर चुके विनय तिवारी व कुशीनगर में फर्जी शिक्षक मनीष यादव उसके करीबी साथी हैं। यह दोनों भी वर्ष 2013 में फर्जी शिक्षक बने थे और वर्ष 2016 में हुई 15,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में सेंध लगाने के लिए रामनिवास से दोनों ने संपर्क किया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को मुकाबले की दौड़ में लाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी परिवार के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ भी कमेटी में शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की घोषणा की। प्रियंका गांधी सूबे की प्रभारी के नाते बतौर पदेन सदस्य होंगी, तो उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के अलावा उत्तर प्रदेश के सभी प्रभारी कांग्रेस सचिव भी कमेटी के सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी के प्रदेश चुनाव समिति की ओर से उम्मीदवारों के नाम के भेजे गए पैनल की छानबीन कर टिकट दावेदारों का पैनल तैयार करेगी। इसके बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति टिकट का अंतिम फैसला करेगी। इस समिति के गठन के जरिए कांग्रेस ने सूबे में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव सूबे में कांग्रेस को मुख्य धारा की सियासत में वापसी के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही प्रियंका के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के बाद भी कांग्रेस उसके सियासी इतिहास की सबसे कम सीटें मिली और पार्टी के विधायकों की संख्या दहाई में भी नहीं पहुंच पाई थी। इतना ही नहीं, बीते लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश यही कहानी दोहराई गई और केवल सोनिया गांधी ही रायबरेली से जीत हासिल कर पाई। जाहिर तौर पर कांग्रेस की इस दयनीय सियासी स्थिति को बदलने की कोशिश आसान नहीं है, मगर प्रियंका ने पिछले कुछ समय से सूबे के संगठन को सक्रिय कर पार्टी के ढांचे को ट्रैक पर लाने की कोशिश शुरू की है। उत्तर प्रदेश में अब अनटैप्ड नालों की सफाई जलीय पौधों से होगी। सरकार ऐसे नालों का बायो रेमेडिएशन तकनीक से उपचार करेगी। कुछ स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखकर पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसे नगर विकास विभाग के सहयोग से पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहा है। इसमें कम प्रवाह वाले अनटैप्ड नालों में ऐसी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे जो प्राकृतिक रूप से गंदगी को साफ करते हैं। उत्तर प्रदेश की 15 प्रमुख नदियों में 248 नाले बिना किसी उपचार के सीधे मिलते हैं। सबसे अधिक 106 नाले गंगा में मिलते हैं, काली में 31, हिंडन व राम गंगा में 19, यमुना में 14 और गोमती में 13 नाले सीधे गिरते हैं। इनके उपचार के लिए अब फाइटो रेमेडिएशन तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। इसमें ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो गंदे पानी में पनपते हैं। यह गंदगी को साफ कर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह ने विभागीय वन अधिकारियों को अपने यहाँ ऐसे नालों को चिन्हित कर फाइटो रेमेडिएशन के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।